हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है द हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। दोस्तों, वो कौन सी आदतें होती हैं जो हर एक कामयाब इंसान के अंदर पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 7 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अपनाकर आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और आप भी किसी भी फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हो। क्या आपकी कभी अपने किसी रिश्तेदार या कलीग से खटपट हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वे बदले, या फिर उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा? क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? दोस्तों, एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और अपने कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों तक चलता है। एक हाईली इफ़ेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दो। जो भी आपकी जॉब हो या फिर आप किसी भी फील्ड में हो, आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। जैसे कि अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप और बेहतर कैसे बना सकते हैं, और अगर आप बॉस हो या फिर अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप अपने बॉस के साथ या फिर एम्प्लॉय के साथ एक अच्छा रिलेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफ़ेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़ा टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आपके हर काम के पीछे कोई मतलब या फिर कोई मोटिव है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें कि आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना है। दोस्तों, पहली हैबिट, प्रोएक्टिव बने। दोस्तों, प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें ये हमारे हाथ में। दोस्तों, प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियंस दें या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे इफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि उनमें होती है जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं। उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त या गरीबी आए, मगर वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालत में भी बगैर कोई कंप्लेन किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा होता है रिएक्टिव। दोस्तों, और जो रिएक्टिव लोग होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वे खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। दोस्तों, इस किताब के लेखक स्टीफन कोवे जब सैक्रामेंटो में एक लेक्चर दे रहे थे, तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी कि तभी उसकी नज़र लोगों पर पड़ी जो उसे घूर घूर कर देख रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद स्टीफन कोवे उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी और एक बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नज़र में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू तक नहीं बोला था। इन सब बातों की वजह से वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उस दिन स्टीफन कोवे के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिव ही था। कोवे एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहें तब तक आपको कोई और दुख नहीं पहुंचा सकता। ये लेक्चर सुनकर वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रेस्पॉन्ड करना या न करना उसके हाथ में है। उसने कोवी को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर मुझे अब रियलाइज़ हो गया है कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है, लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। दोस्तों, एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के लोगों के हाथ में होता है। जब भी कोई चाहेगा वो बटन दबाएगा और वो इंसान का मूड चेंज कर देगा। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट अपने कंट्रोल में रख रखा है, क्योंकि उसका मूड उसी के हिसाब से बदलेगा जब वो चाहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है। तो आप भी प्रोएक्टिव बने। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपकी लाइफ की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर चलना शुरुआत से। दोस्तों, हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शन, आपकी सारी वैल्यूज़ आपके पर्पस से मैच होना चाहिए। आपको अपना फाइनल गोल, आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ताकि आप हर स्टेप उसी तरफ जाएं। दोस्तों,
हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हमें आए दिन किसी न किसी चीज़ के लिए कंसर्न होना पड़ता है और लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं कि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन आप इसके लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं कि उनके साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा उन्हें आपके प्यार और सपोर्ट की भी ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप सच में अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन शो कराएं कि आप उन्हें कितना चाहते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शन में उनके लिए प्यार झलकना चाहिए और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ भी होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों, बिगिन विद द एंड इन माइंड से मतलब है कि ये जानना कि आपके लिए सबसे वैल्यूएबल क्या है। वो आपके लिए अपने लोग हो सकते हैं या फिर आपके प्रिंसिपल्स जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो आप इनइफेक्टिव इंसान बन रहे हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप टूल्स लेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके घर का हर कोना चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं तो आपको अपनी किचन अपग्रेड रखनी पड़ेगी। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर आपने अपना घर अच्छे से प्लान नहीं किया है तो इसे प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और लास्ट में आपको इसे रिपेयर कराने में फालतू पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग मांगती है और इसी तरह एंड को माइंड में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोचें कि आपको सबसे पहले क्या करना है और ये श्योर कर लें कि वो आपके वैल्यूज़ के साथ फिट हो सके। क्या आप सबसे ज़्यादा ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं या फिर आप रेस्पेक्ट ज़्यादा वैल्यू करते हैं? इसी को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। अपने वैल्यूज़ पर पूरा यकीन रखें ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए आप अपने वैल्यूज़ के हिसाब से उन चैलेंजेस को फेस कर सकें। हैबिट 3, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ करें। दोस्तों, सबसे पहले ज़रूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं है, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज़ हमें सारे लिविंग थिंग में सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं। और जब हमें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत से काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। कुछ लोग तो प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे, कुछ लोग टू डू लिस्ट और बॉर्डर्स बनाते हैं ताकि उन्हें ज़रूरी काम याद रहे। लेकिन बावजूद इन सब के कई बार हम अपने बेहद ज़रूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जब आपकी प्रायोरिटीज़ पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ को दिल दिमाग में बिठाया ही नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि ये आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ क्यों हैं, क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सोचिए ज़रा इसके बारे में, आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। दोस्तों, टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है बल्कि खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ करें। इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले नंबर पर रखो। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपके पास करने के लिए बहुत ढेर सारा काम है तो उन टास्क को ना बोल दीजिए जो आपकी प्रायोरिटीज़ का हिस्सा नहीं है। दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए सेंड्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनने को बोला गया, मगर उसके पास पहले से ही इंपॉर्टेंट टास्क थे, मगर प्रेशर में आकर उसे हाँ बोलना पड़ा। सेंड्रा ने अपने पड़ोसी कोनी को पूछा कि क्या वो इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगी। सेंड्रा की बात सुनकर कोनी ने कहा, सेंड्रा, ये प्रोजेक्ट काफ़ी मज़ेदार लगता है, मगर कुछ रीजंस से मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, मगर सच में तुम्हारे इस इनविटेशन को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। उसके बाद सेंड्रा को लगा कि जैसे कोनी ने किया उसे भी वैसा ही करना चाहिए था। वो भी तो पोलाइटली ना बोल सकती थी। जब उसे चेयरमैन बनने के लिए बोला गया था, ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए अच्छा था, मगर कोनी को अपनी टॉप प्रायोरिटीज़ मालूम थी, इसलिए उसने ना बोला। उसके पास करने के लिए दूसरे ज़रूरी काम थे और इसलिए उसने पोलाइटली ना बोलने की हिम्मत की। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीज़ों को ना कहना आसान रहेगा और आप अपने ज़रूरी कामों को आसानी से टाइम पर भी पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास विल पावर हो जिससे आप ज़रूरी कामों को सबसे पहले निपटा सकें। हैबिट 4, थिंक विन विन। दोस्तों, विन विन एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी आपका अपनी फैमिली और कलीग्स के साथ कोई इश्यू होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो जाए। विन विन बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। इमेजिन करो कि आपका अपने कलीग से डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात करनी है, उसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें
जो आप दोनों के लिए सही हो। लेकिन अपने कलीग को खुद पर हावी ना होने दें, ना ही आप उस पर हावी हों। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए जिसमें दोनों की जीत हो। इस तरह से आपके और आपके कलीग में कोऑपरेशन रहेगा, जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं। एक दूसरे के साथ compete करने से ये कहीं ज़्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करें कि आप बॉस हो और अपने किसी एम्प्लॉय से आपका डिसएग्रीमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ही बात ऊपर रहेगी, क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से आपके सामने चुप ही रहेगा। दोस्तों, एक बॉस होने के नाते आप बेशक आर्ग्यूमेंट में उससे जीत जाएं, मगर लॉन्ग रन में देखें तो ये आपकी हार होगी, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज़ को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेगा मगर मन मार के करेगा, तो कुल मिलाकर नुकसान आपका ही होगा। दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज़ करना हमेशा अच्छा होता है, फिर भले ही आप बॉस ही क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल न करें। अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखने में ही आपका ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा इफेक्टिव होंगे और ये अपनी कंपनी के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। साथ ही आपको बार बार लोगों को हायर करके उन्हें ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही अप्लाई नहीं होती, ये हर तरह के रिलेशनशिप में एप्लीकेबल है। जब भी आपके अपने पार्टनर, आपके बच्चों, दोस्त या पड़ोसियों के साथ कुछ भी डिसएग्रीमेंट हो जाए तो विन विन की सिचुएशन के बारे में सोचें। फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपके हर रिलेशन में और भी ज़्यादा प्यार और ट्रस्ट आ जाएगा। हैबिट 5, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझेंगे। दोस्तों, क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी, और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी भी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझें। यह अच्छे कम्युनिकेशन का सही तरीका है। हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन में हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी के बात सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग हमें नहीं मिलती है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते नहीं हैं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तभी जाकर उस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या उनके सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। एक बार एक आदमी किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गया। उस आदमी को आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उस आदमी ने डॉक्टर को बताया कि उसको क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस डॉक्टर ने क्या किया कि उसने उस आदमी को अपना चश्मा दे दिया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें पहनो। मैं पिछले 10 सालों से यही चश्मा पहनता आया हूँ और मुझे साफ दिखता है। मेरे पास एक जोड़ी एक्स्ट्रा पेयर घर पे रखा हुआ है, तो तुम ये वाले पहन लो। उस आदमी ने डॉक्टर की बात मानकर वो चश्मा पहन लिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे और भी धुंधला दिखाई देने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत अच्छे ग्लासेस हैं, तुम और अच्छी कोशिश करो सही ढंग से देखने की। तो उस आदमी ने फिर से ट्राई किया, मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद तो उस डॉक्टर का चश्मा पहन के उसे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अब उस डॉक्टर ने उससे कहा कि वो पॉजिटिव सोचे। इस पर आदमी ने जवाब दिया, ओके, अब भी मुझे पॉजिटिवली कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात सुनकर डॉक्टर अपसेट हो गया, क्योंकि आखिरकार वो तो उस आदमी की बस मदद करना चाहता था। उसे लगा कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है और उसे अनग्रेटफुल है। हम भी कई बार ठीक इसी तरह उस डॉक्टर के जैसे ही बिहेव करते हैं। हम यही कहते रहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मेरी बात मान के देखो, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहते कि वो आदमी वाकई में कैसा फील कर रहा है। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करता और ना ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शन के पीछे कोई मोटिव नहीं, बल्कि बस हेल्प करने की इच्छा है। फिर वो भी आपको समझना शुरू कर देंगे। हैबिट 6, सिनर्जीज। दोस्तों, सिनर्जी का मतलब है द वॉल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ एकम्प्लिश करते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरी टीम के मेंबर के साथ काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत कुछ ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या क्लामिटी जैसे आग, टाइफून या अर्थक्वेक होता है तो लोग सिनर्जीज होते हैं, यानी साथ मिलकर काम करते हैं। वो मुसीबत में पड़े लोगों को मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं,
मुश्किल सिचुएशंस में लोगों के अंदर कोऑपरेट करने की फीलिंग्स ले आती हैं और सब तुरंत मिलजुल कर सर्वाइव करने के लिए ट्राई करते हैं। सिनर्जी के मतलब कोऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइंड एफर्ट्स भी हैं। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज़ नहीं होती। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग होती हैं। हम इस दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से ये दुनिया देखते हैं। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि दुनिया को देखने का जो हमारा नज़रिया है वो लिमिटेड होता है, इसलिए हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनसे एक्सपीरियंस को समझने की खास ज़रूरत है। ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह हो सकता है कि जो मुझे एक यंग लेडी नज़र आ रही है वही आपको एक बूढ़ी औरत दिखाई दे। दोस्तों, हम दोनों ही उस इमेज को डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रहे हैं, हालांकि हम दोनों ही अपनी जगह सही हैं। तो इस बात पर बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सिनर्जीज करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही पड़ेगा और इस तरीके से हम एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। दोस्तों, सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंस को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कदर करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप सही हैं और दूसरा बंदा गलत है। उस इंसान के नज़रिए से भी समझने की कोशिश करें। इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, बहसबाजी करने से बेहतर और भी कई अल्टरनेट हैं। जब आप दूसरों के व्यूज़ की रेस्पेक्ट करने लगते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। आप कोऑपरेट करके मिलकर काम करने से कई सारी नई और अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सो। शार्पन द सो से हमारा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एसेट को शार्पन करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहें। और अपना सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। आपको रेगुलरली खुद को रिन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एक्सपेक्ट में आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। हर तरीके से आपको लाइफ में अच्छा बनना पड़ेगा। आप रेगुलर एक्सरसाइज से खुद को रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं या फिर महंगे इक्विपमेंट ही खरीदें। आप घर पे भी सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, आप रैपिड वॉक ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो स्लो तरीके की भी कोई एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर आप देखेंगे कि डे बाय डे आपकी बॉडी इंप्रूव हो रही है। इसी तरह आपको अपनी स्पिरिट को भी रिन्यू करने की ज़रूरत है। ऐसा कई बार होता है कि जब आप खुद को पूरी तरह थका हुआ पाते हैं, रोज़मर्रा के चैलेंज से हम बेहद थक जाते हैं, तो हमें खुद को इंस्पायर रखने की भी बेहद ज़रूरत होती है और आप खुद को मोटिवेशन करके खुद को इंस्पायर कर सकते हैं। दोस्तों, ये आप पर डिपेंड है कि आपकी स्पिरिट किस तरह से अच्छा फील करेगी। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है ताकि आप खुद को टाइम दे सकें और अपने बारे में सोच सकें। हम जब यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल ख़त्म करने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने का टाइम निकाल पाते हैं या कुछ नया सीखते हैं। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिट नहीं होनी चाहिए। हम इसके बाद भी खुद को एजुकेट करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। अपने डेली रूटीन के कामों से हटकर कुछ अलग चीज़ें ट्राई करें। अब इमेजिन करें कि आप जंगल में वॉक पर गए हो। आपको एक आदमी नज़र आता है जो एक छोटे से पेड़ को काट रहा है। आप देखते हैं कि वो आदमी काफ़ी थक गया है, तो आप उससे पूछते हैं कि वो कितनी देर से ऐसा कर रहा है। वो आदमी कहता है 5 घंटे हो गए हैं और अब मैं थक कर चूर हो गया हूँ। ये बड़ी मेहनत वाला काम है। तो आप उस आदमी को सलाह देंगे कि उसे कुछ मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। हो सकता है कि उसे अपनी आरी को शार्पन करने की ज़रूरत है और आप उसे यह भी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इससे आपका काम तेज़ी से होगा। मगर वो आदमी मना कर देता है। वो कहता है कि वो इतना बिजी है कि उसके पास आरी को शार्प करने का, यानी अपनी आरी को तेज़ करने का टाइम ही नहीं है। अब किसी भी चीज़ को इफ़ेक्टिवली कट करने के लिए आरी को तेज़ करने की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरह खुद को भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमें भी अपने एसेट शार्पन करने होंगे। आपको टाइम निकाल कर खुद को रिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टूल आपकी लाइफ में ज़रूरी हैं वो तो आपके पास हैं ही, बस उनको शार्पन करने की ज़रूरत बीच बीच में पड़ती रहती है। और आपके एसेट्स हैं आपकी बॉडी, आपके माइंड और सोल, और उन्हें शार्पन करना कभी ना भूलें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आपको यह किताब की समरी पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस किताब से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर करो और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।